तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे, इज माई वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल टू यू? क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? इज द वीडियो कंप्लीटली विजिबल? सो वेलकम 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 टू द सीए फाइनल ऑडिट बैच। सबका स्वागत है इस बैच में। सारे बच्चे बताओ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इज द वीडियो प्रॉपरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी फास्ट। कम ऑन एवरीवन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जल्दी से जल्दी बताइए। यस सर, परफेक्ट, ऑल गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सबका इस बैच में एंड शुरुआत करते हैं एकदम जोरों शोरों के साथ सीए फाइनल ऑडिटिंग की। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स रॉक इट। तो वेलकम टू द बैच ऑफ सीए फाइनल। यही है मजेदार चीज, ठीक है। बहुत हो गई सीए इंटर की बातें, बहुत हो गया सीए इंटर के ऑडिट की बातें। नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट सीए फाइनल ऑडिट। एंड अगर आप मेरे से पूछो सर आपका सीए फाइनल ऑडिटिंग के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं कहूंगा आपके आठों के आठों सब्जेक्ट्स में अगर कोई एक सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, if there is one subject which is the most practical one, it is auditing। सर 8 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी तक तो कुछ जो न्यू स्कीम है उसकी हमको कुछ इंडिकेशन नहीं है, तो यही मान के चलते हैं आईसीआई विल टेक 8 पेपर्स इन द कमिंग एग्जामिनेशंस। जो भी होंगी वो 8 ही एग्जाम पेपर होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिटिंग। किस तरह से है ये पेपर, और सर हमारी ये क्लास कैसे रहेगी, ये सारी डिस्कशंस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, दिस क्लास विल बी देयर। जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं, हमारे लाइव इसी तरह से चलती रहेंगी, और जो बच्चे गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं उनसे भी मैं कुछ अभी डिस्कशंस करूंगा कैसे उनको इसके साथ आगे बढ़ना है। पहली बात, आई विल सजेस्ट एक टाइम पे एक ही क्लास देखा करो सीए फाइनल में। सो नाउ इफ यू हैव स्टार्टेड विद ऑडिटिंग, प्लीज फोकस ऑन ऑडिटिंग। अभी बाकी सब्जेक्ट्स को कुछ समय के लिए आप छोड़ सकते हो, बिकॉज यहां अगर अभी आपने इस क्लास में अनडिवाइडेड अटेंशन दे दिया, पूरे फोकस के साथ पढ़ा, तो यू विल गेट द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। फिर रिविजन्स में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गॉट इट सर। एक बात और बताओ सर, इंटरमीडिएट में हमारा शायद से बेस इतना अच्छा नहीं था। कई बच्चे मेरे पास आते, वो बोलते हैं कि इंटरमीडिएट में हमारा बेस इतना अच्छा नहीं था। तो मैं कहता हूं चिंता मत करो, यहां सीए फाइनल में हम नया बेस बना के नई डेवलपमेंट्स करेंगे। दैट्स व्हाई दिस बैच इज अराउंड 50 क्लासेस। अगर आपको बेस बनाने की जरूरत ही नहीं होती, मैं मान के चलता आपको इंटरमीडिएट की सारी बातें आती है, तो 20-25 क्लास में हम सीए फाइनल ऑडिटिंग पढ़ के खत्म कर देते। सो हियर आई एम अज्यूमिंग आपको इंटरमीडिएट का कुछ भी याद नहीं है, बट हाँ कुछ बेसिक्स पता है, जिनको अगर मैं आपको रिफ्रेश करा दूं, रिवाइज करा दूं, तो कहीं ना कहीं आपकी नैया पार लग जाएगी। राइट सर। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लास, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ध्यान से समझना। अगर आप अभी मोबाइल फोन लेके बैठे हो, सामने मोबाइल फोन लेके बैठे हो, प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए ना साइड कर दो। सर कितनी देर के लिए? जितनी देर क्लास चलेगी उतनी देर आप अपने मोबाइल फोन से दूर रहो, यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। बिकॉज क्या होगा ना, हम दोनों मिलकर मेहनत करने की कोशिश करेंगे एंड ये हमारा काम थोड़ा खराब करने की कोशिश करेगा। तो आई विल एवरी टाइम रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इस क्लास में जब तक आप बैठे हो, आप अपना पूरा अटेंशन मेंटेन करो। और ये क्लास देखनी कब है? जो बच्चे घर बैठ के इस क्लास को देख रहे हैं, आई विल सजेस्ट स्टार्ट विद दिस क्लास इन द मॉर्निंग। सुबह इस क्लास के साथ आप शुरुआत करें, ताकि आर्टिकलशिप भी अगर चल रही है तो उसमें भी आप मोटिवेटेड होके जा सके काम करने की। हाँ, मैंने सुबह अपनी क्लास कंप्लीट कर ली। एंड सुबह भी जब क्लास के लिए उठना है, तो रात को पूरी आपको अच्छे से ना मीठी नींद लेनी है, कम से कम 6 से 8 घंटे की, 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। मैंने भी अपनी सारी क्लासेस इसी तरह से कंप्लीट करी थी अपने सीए फाइनल प्रिपरेशन के दौरान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक की एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है सीए फाइनल ऑडिटिंग? सो लाइक एवरी अदर पेपर, लाइक लॉ, डीटी, आईडीटी, इसमें भी 70-30 का रेशियो इंस्टीट्यूट ने अभी रख रखा है। तो 70 मार्क्स का क्या मतलब है? 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आएगा एंड 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज आएगा। प्लस जो बुक अभी आपको मिल गई है या मिलने वाली है, उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, उसके साथ अगर आपने उसका जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है उसको अच्छे से कर लिया, तो मैं आपको एक आश्वासन तो दे सकता हूं कि ये जो 30 मार्क्स हैं एमसीक्यू, ये जो 30 मार्क्स है एमसीक्यू, इसमें आप आराम से
80% या उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सर प्रैक्टिकल के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रैक्टिकल में भी मैं आपको बात बताता हूं, जितना हमने कवर किया है अगर उतना भी आपने अच्छे से कवर कर लिया, इजीली 75 to 80% हम स्कोर कर पाएंगे। सर आप 100% क्यों नहीं बोल रहे? भाई साहब पेपर कौन सा पढ़ने आए हो? ऑडिट का। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं। हम हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं। प्लस इतना तो अच्छे से करो, इतना तो अच्छे से करो। क्या हमको 100 में से 100 लाने? नहीं, बट पढ़ाई इतने से अच्छी करनी है, इतनी अच्छी करनी है कि एग्जामिशन से कम तो हम टारगेट भी नहीं करेंगे। तो सारे बच्चे अभी के अभी मुझे कमिटमेंट करो, सर कम से कम ऑडिट में 60 से 70 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे। ऑडिट में कम से कम 60 से 70 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे। उससे ऊपर आ गए तो भगवान श्री कृष्ण की दया है, बट कम से कम 60 to 70 मार्क्स तो हम स्कोर करेंगे ही करेंगे। और मैं बताऊं, अगर आपने मेरी क्लास में जितनी बातें बता रहा हूं सुन ली, क्लास में पार्टिसिपेट किया मेरे साथ, यानी जो मैं बातें बोलता हूं मैं बोलता हूं, मेरे साथ साथ बोलो। अगर आपने मेरे साथ साथ बोली प्लस क्लास टेस्ट देते चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आपका जो टारगेट है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सीए फाइनल ऑडिटिंग। 70 और 30 का रेशियो रहता है। 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स के साथ। जो बेसिक्स आपने अपने सीए इंटरमीडिएट में पढ़े, कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको रिवाइज कराने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, ये बेसिक्स अगर आज आपने शांति से सुन लिए, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कहां देख रहे हो? हाँ इधर देखो इधर देखो, कहां देखते हो? हाँ यहां देखो, यहां देखना, स्क्रीन के ऊपर देखना। ये बेसिक्स अगर आपने शांति से एकदम शानदार तरीके से मेरे साथ अभी रिवाइज कर लिए, आपका पूरा सीए फाइनल ऑडिटिंग का बेस तैयार हो जाएगा। कोई भी डाउट रहता है जस्ट आस्क मी आफ्टर द टॉपिक इज ओवर, यानी जब मैं पूरा टॉपिक कवर करा देता हूं आपको, डाउट को ना साइड में लिख के रख लिया करो आपने। अरे हाँ, क्या लेके बैठना है? ये क्वेश्चन तो किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं। व्हाट डू यू नीड टू सिट विद? तो आपने सबसे पहले तो अपने आप को लेके आना है क्लास में टाइम पे। आपने सबसे पहले तो अपने आप को क्लास पे लेके आना है टाइम पे, और सब अपने साथ लेके आना 2 वाटर बॉटल। सर एक लाएंगे तो चलेगी, देखो एक चल जाती है, बट वो बड़ी ना जल्दी खत्म हो जाएगी, तो फिर तुमको दूसरी लेने के लिए उठना पड़ेगा। तो ट्राई करना 2 वाटर बॉटल कम से कम एक तो रखना ही रखना। साथ में आपके पास अपना एक नोटपैड होना चाहिए। नोटपैड और रजिस्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसपे मैं आपको जो चीजें लिखवाऊंगा वो चीजें आपने लिख के आगे बढ़नी है। ठीक है, बाकी बुक तो आपके पास रहेगी रहेगी। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू हैव। आओ श्री गणेश करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ऐसे 200। सर ये ऐसे 200 याद आ रहा है, देखा देखा सा लग रहा है, था क्या इस ऐसे में? सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, ऑडिट होता क्यों है? 8 सब्जेक्ट है सीए फाइनल में अभी के दौरान, उसमें से एक सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3 सीए फाइनल ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग का जो पेपर है ये है क्यों? क्यों हम ऑडिट पढ़ते हैं? इंटरमीडिएट में भी पढ़ा, फाइनल में भी पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडीइंग ऑडिटिंग? क्यों है ये ऑडिट का प्रोफेशन? तो ध्यान से समझना, आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चा में एक ही चीज है, वो है शेयर मार्केट। एक ही चीज है चर्चा में, जो है शेयर मार्केट। आप एसएफएम की क्लास लेते हो तो आपका एसएफएम के टीचर साहब जो है वो भी शेयर मार्केट की बातें करते हैं। शेयर मार्केट होता क्या है? आपके और मेरे जैसे लोग, आपके और मेरे जैसे लोगों को ये मौका देती है कंपनीज के शेयर्स होल्ड करने का, कंपनी की ओनरशिप का पार्ट बनने का। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब जब मैं कंपनी का ओनर बन गया, क्या मैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड रहूंगा? क्या मेरी उसमें दिलचस्पी होगी? डेफिनेटली होगी, बहुत मन करेगा मेरा जानने का। अब मैनेजमेंट मेरे सामने वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन लेके आता है, मैं देख के बड़ा खुश हो जाता हूं। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, सही जगह पैसे लगाए हैं मैंने। ऐसे ही बाकी शेयर होल्डर वो भी खुश हो जाते हैं। अगले साल फिर मैनेजमेंट आता है, फिर मैनेजमेंट बढ़िया फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाता है, मैं फिर खुश हो जाता हूं और फिर मैनेजमेंट चला जाता है। ऐसा चलता रहता है, तब तक चलता है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मैनेजमेंट मुझे उल्लू बना रहा है। ये चीज तब तक चलती रहती है जब तक मुझे पता नहीं चलता मैनेजमेंट मुझे उल्लू बना रहा है। तो सर शेयर होल्डर उल्लू ना बने, शेयर होल्डर के बिहाफ पे
कोई मैनेजमेंट के बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर ले, कौन चेक करेगा? मैंने कहा उसका काम ऑडिटर करेगा। शेयर होल्डर्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैंकर्स जो कंपनी को लोन देते हैं, गवर्नमेंट जो कंपनी का ख्याल रखती है, टैक्स कलेक्ट करती है, सब एक बात चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं उनको कोई चेक कर ले। कौन चेक करेगा? ही इज नन अदर देन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ही इज नन अदर देन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो अब आप समझ सकते हो कितनी अहम भूमिका है, कितनी अहम भूमिका है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की। एंड इसी के रिगार्डिंग है एसे 200 कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। आप बताओ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और चेक करके शेयर होल्डर्स को बताए, स्टेक होल्डर्स को बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं या नहीं। इसको किस तरह से कहते हैं ये यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्या कहता है एसे 200। एसे 200 याद रखना भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना। एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कैसे अचीव होंगे सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? जब आप अपना ऑडिट कंडक्ट करोगे, जब आप अपना ऑडिट कंडक्ट करोगे इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक चीज और छोटी सी बात यहां पे आपने नोटिस करी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर नहीं लिखा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर लिखा है। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्यों लिखा है सर? सिर्फ ऑडिटर भी तो चल जाता? नहीं, अगर ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होगा, अगर ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होगा, क्या लगता है ठीक से चेकिंग कर पाएगा? क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा? क्या उसका जो ओपिनियन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा या बायस्ड होगा? सर बायस्ड होगा, दिक्कत आ जाएगी उसको ओपिनियन देने में। तो इस ऐसे ने सबसे पहले इस बात की नींव रखी, इस ऐसे ने इस बात की सबसे पहले नींव रखी दैट द ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो यही बात इन्होंने यहां लिखी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। मैंने कहा कैसे अचीव होंगे? बाय कंडक्टिंग द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब ये सर स्टार्ट कैसे होता है ऐसे? दिस ऐसे स्टार्ट्स विद ओओ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखो अगर आप, तो यहां पे भी आपको समझ आएगा ओओई लिखा है। ऐसे 2 ओओ, सर 2 ओओ का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म आप एक तरह से ये भी बना सकते हो, उइया कासा। सर उइया का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बोलो मेरे साथ, अब आपको बोलना पड़ेगा। जागते रहो, देखते रहो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कैसे अचीव होंगे? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इस तरह से हमारा ये बन गया स्टैंडर्ड का नाम। अब सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछेंगे, ऑडिटर चाहता क्या है? मैंने तो तुमको ऑलरेडी बता दिया। इंग्लिश में देखो क्या चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। वो चाहता है मोटा माटी उसको ये बात पता चल जाए। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब मोटा माटी पता चल जाए वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं। किससे फ्री हैं? किससे छुटकारा मिला हुआ है उनको? फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? मिसस्टेटमेंट का मतलब है गलती। मिसस्टेटमेंट का मतलब है गलती। सर गलती को थोड़ा और अच्छे से बताओ तो अगर आप यहां पे देखो, मिसस्टेटमेंट का मतलब मैंने दे रखा है, इट इज अ डिफरेंस। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसके हिसाब से बनने चाहिए? जो भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे लिस्टेड एंटिटी हो, कैसे बनाती है ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर इनको ना गाइडेंस देते हैं एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3। बोलो मेरे साथ, एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3। ये एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3 क्या है? दीज आर नथिंग बट योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या चीज है? बेसिकली इन्होंने बोला जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी अडॉप्ट करती है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द लॉ, उसको हम एप्लीकेबल एफआरएफ बोलते हैं। अब इन्होंने बोला मिस स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर एंटिटी के बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनने चाहिए थे, यानी शेड्यूल 3 के हिसाब से बनने चाहिए थे, अगर दोनों में कोई डिफरेंस आ गया, ध्यान से समझना, मिस स्टेटमेंट कुछ नहीं बल्कि एक डिफरेंस है। मिस स्टेटमेंट कुछ नहीं बल्कि एक डिफरेंस है। किस चीज में डिफरेंस है? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं, अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। सर किस चीज में डिफरेंस आता है? तो डिफरेंस आता है जनरली या तो अमाउंट में, या क्लासिफिकेशन में, या प्रेजेंटेशन में, या डिस्क्लोजर में। या तो अमाउंट में डिफरेंस आएगा, या क्लासिफिकेशन में आएगा, या प्रेजेंटेशन में आएगा, या डिस्क्लोजर में आएगा। इसको हम प्यार से बोलते हैं एसीपीडी। इसको हम प्यार से बोलते हैं एसीपीडी। तो अगर कल को आपसे कोई पूछता है मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या, तो बोलना डिफरेंस। किस चीज में डिफरेंस? एसीपीडी में डिफरेंस। सर एसीपीडी किस में होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जो एसीपीडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया गया है, और जो एसीपीडी रिपोर्ट होना चाहिए था, रिक्वायर्ड एज पर एफआरएफ, अगर दोनों में डिफरेंस है तो उसको आप मिस स्टेटमेंट बोलते हो। सर ये मिस स्टेटमेंट आती कहां से है? कौन है ये मिस स्टेटमेंट? कहां से आती है ये मिस स्टेटमेंट? कौन है तो आपको पता चल गया, इट इज अ डिफरेंस। बट आती कहां से है? इट कैन बी ड्यू टू एरर और फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में क्या फर्क था? याद करो। एरर इज अनइंटेंशनल, गलती से मिस्टेक हो गई, मैनेजमेंट चाहती नहीं थी। फ्रॉड क्या है? सोफिस्टिकेटेड, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स, जहां पे जो काम मैनेजमेंट ने किया है दैट इज इंटेंशनल, जानबूझ के किया है, सोची समझी चाल। सोची समझी चाल को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। क्या मिस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। पूरे ऑडिट में हम इसी की बात करेंगे, पूरे ऑडिट में इसी की बात होगी कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब याद रखना, डिफरेंस किस चीज में? एसीपीडी। बोलो मेरे साथ, एसीपीडी। ए फॉर अमाउंट, सी फॉर क्लासिफिकेशन, पीडी मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। If there is a difference in ACPD between the one which has been reported in the financial statement and the one which was required, कौन require करता था? Applicable FRF, that is the financial reporting framework adopted by the entity plus as one prescribed by the law. तो अगर ये डिफरेंस होगा तो इसको हम मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। किस वजह से हो सकता है? इट कैन बी ड्यू टू एरर और इट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड। जल्दी से बताओ, इज द मीनिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट clear? Yes or no? Come on. जल्दी से बताइए, क्या मिस स्टेटमेंट का मतलब सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों। यस सर, ऑल गुड, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ क्या लिखा है यहां पे? ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे, इसके बारे में और चर्चा होगी। किस चीज को लेके रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए? किस चीज को लेके उसको कंफर्ट चाहिए? इस चीज को लेके दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हमने अभी जो मतलब सीखा वो किसका मतलब सीखा? मिसस्टेटमेंट का। हमने जो अभी मतलब सीखा मिस स्टेटमेंट का। ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? जाओ अपने इंटर के दिनों में और AS1 याद रखो। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता था? When is an amount considered to be an material? अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं, मटीरियल वो अमाउंट मटीरियल है जो यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन बदल दे। मेरे लिए वो अमाउंट मटेरियल है जो यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन बदल दे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना मटेरियल मिसस्टेटमेंट को किस सेंस में तुमको देख के आगे बढ़ना है। एज अ शेयर होल्डर अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ध्यान से समझना,
ध्यान से समझना, वैभव कह रहा है क्या हम ये बातें अपनी ओल्ड बुक्स में लिखे? नहीं। अगर आपके पास अभी पुरानी किताब है उसमें कोई आप एनोटेशन नहीं करेंगे, पुरानी किताब आपसे उठाई जाएगी, नई आपको दी जाएगी, अभी उसमें कोई छेड़खानी मत करना, चुपचाप यहां पे फोकस करो, ठीक है? अभी सिर्फ समझो, सीखो, जो नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, यहां पे फोकस करो। एज ए शेयर होल्डर, अगर मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना लिया, मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना लिया, और कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज 1000 करोड़ रुपीस, 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है कंपनी का। अब ध्यान से फोकस करना, केस नंबर 1, केस नंबर 1 बाय शुभम केसवानी, फोकस करना यहां पे। केस नंबर 1 है दैट द एक्चुअल रेवेन्यू एज पर एफआरएफ, अगर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ठीक से फॉलो करते, एएस 9 को ठीक से अप्लाई करते, तो एक्चुअल रेवेन्यू आता 990 करोड़ रुपीस, यानी 10 करोड़ रुपए का फर्क है, 10 करोड़ रुपए का फर्क है। आप बताओ मुझे, क्या मेरा डिसीजन बदल जाएगा? विल माई डिसीजन चेंज इन दिस केस? प्लीज टेल मी यस और नो। क्या मेरा इस केस में डिसीजन बदल जाएगा? फटाफट सारे बच्चे मुझे देख के बताओ, विल माई डिसीजन चेंज इन दिस केस, यस और नो? क्विकली लेट मी नो। एएस 9 को भी छोड़ दो, इंड एस 115 भी अगर हम बात करें तो भी बताओ। कृष्णा ने कहा सर मेरा बदल जाएगा, उन्नति ने कहा मेरा नहीं बदलेगा, सूर्य ने कहा मेरा बदल जाएगा, प्रभाष ने कहा मेरा नहीं बदलेगा। मुझे एक बात बताओ, 10 करोड़ का फर्क 1000 करोड़ के सामने, 10 करोड़ का फर्क 1000 करोड़ के सामने, क्या तुम्हारा डिसीजन सच में बदल देगा? क्या तुमको सच में लगेगा यार कंपनी ने हमको धोखा दिया है, या फिर तुमको लगेगा नहीं नहीं ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है? ध्यान से सोचो, जो बच्चे नो लिख रहे हैं वेरी वेरी गुड, जो बच्चे यस लिख रहे हैं मेरा उनसे सवाल है, ध्यान से सोचो, अगर ये 1000 करोड़ पे मात्र 10 करोड़ का इंपैक्ट है, क्या 10 करोड़ ऊपर नीचे तुमको फर्क पड़ रहा है क्या? सोचो थोड़ा ध्यान से, इतनी बड़ी कंपनी में 10 करोड़ मैटर तुम्हारे लिए मैटर करता होगा, एज एन इंडिविजुअल डेफिनेटली मैटर करता होगा, ठीक है, बट क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ये चीज मायने रखती है? क्या ये 10 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी में एक्चुअली मायने रखता है? ध्यान से सोच के बताओ। नेहल ने कहा सर इमटेरियल है बिकॉज इट इज वेरी लेस कंपेयर टू 1000 रुपीज। वेरी गुड नेहल। जो जो बच्चे ने यस बोला आप मेरे को जवाब दो, मेरा आपसे सवाल है, क्या 10 करोड़ 1000 करोड़ के सामने एक्चुअली कुछ अपना तवज्जो रखता है नहीं रखता है? जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू फील? कम ऑन बताओ, क्या लगता है आपको, क्या राय है अब आपकी? रखता है नहीं रखता मायने? नहीं सर, ज्यादा मायने नहीं रखता, हम इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। वेरी वेरी गुड। तो इस केस में मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज वेरी इमटेरियल। मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर 10 करोड़ का चेंज आता है 1000 करोड़ पे। केस नंबर 2 उठा लेते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है एक्चुअल रेवेन्यू जो है जो एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए वो 990 करोड़ भी नहीं है, 1000 करोड़ तो है ही नहीं। सर एक्चुअल रेवेन्यू कितना है? एक्चुअल रेवेन्यू इज ओनली एंड ओनली 600 करोड़ रुपीस। यानी कितने का इंपैक्ट पड़ा? मेरे दिल को कितने का धक्का पड़ा? सर आपके दिल को पड़ा 400 करोड़ का धक्का। 400 करोड़ का धक्का। 400 करोड़ 1000 करोड़ के सामने कितना प्रतिशत? 40% का धक्का। अब बताओ क्या मेरे को चोट पहुंचेगी? क्या मेरे दिल को धक्का लगेगा? क्या मैं यहां पे अपना डिसीजन चेंज करूंगा? क्या फील आ रही है? यस और नो बताओ, क्या फील आ रही है? विल द डिसीजन चेंज इन दिस केस? यस और नो बताओ।
अमीनू ने कहा यस सर चेंज होगा, बाकी बच्चे बताएं क्या होगा ऐसे केस में। विल माई डिसीजन चेंज और नॉट, क्या मेरे दिल को धक्का लगेगा? सबने कहा सर यस आपके दिल को धक्का लगेगा, कोई आपको नहीं बचा सकता। यस यस यस, दिस इज मटीरियल। तो अब एक बात बताना, एज एन ऑडिटर मुझे मिस स्टेटमेंट से डर लगता है या मटीरियल मिस स्टेटमेंट से? ठीक है, दबंग में बोला था ना सोनाक्षी सिन्हा ने, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो ऐसे ही ऑडिटर बोलता है मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता साहब, मटीरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। तो हमेशा 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 इसको बना लो पत्थर की लकीर कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट से ही हम अफेक्ट होंगे, मिस स्टेटमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होगा। छोटी मोटी गलती को इग्नोर करो, मटीरियल मिस स्टेटमेंट पे फोकस करो एज एन ऑडिटर। यही बात यहां लिख रखी है। हमको किस चीज की रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम material misstatements. Again, these misstatements can be due to fraud or error. और जब मेरे को ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी, जब मुझे ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी, तब जाके मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाऊंगा। क्या ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाऊंगा आप बताओ? मैंने बोला मिस स्टेटमेंट नहीं है। सर मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? डिफरेंस in the ACPD as per the reported financial statements and as per the FRF. अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द FRF? नहीं, आप बोलोगे दे हैव बीन प्रिपेयर्ड मटीरियली इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज पर द FRF। मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ना, तो लिखना भी ऐसे ही है that they have been prepared materially in all respects as per the applicable FRF। क्या एक एक लाइन और एक एक वर्ड की अहमियत फील हो रही है? क्या अभी तक आप ऑडिट को ऐसे नजरिए से देख रहे थे कि ये तो सारी की सारी बातें एक जैसी है? क्या अब आपको मतलब समझ आ रहा है कि अगर यहां पे मैं मटीरियल वर्ड इग्नोर कर दूं, मान लो मैंने मटीरियल वर्ड इग्नोर कर दिया, यूजर क्या फील ले जाएगा कि हू ऐसे बने हैं, एक चीटी भर की भी गलती नहीं है। बट जैसे ही मैंने लिख दिया मटीरियल रिस्पेक्ट्स, क्या मैंने यूजर को एक अंदाजा दे दिया? क्या मैंने यूजर को एक अंदाजा दे दिया कि मोटा माटी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FRF के हिसाब से ही बने हैं? फटाफट देखो पहला लाइन, पहला पॉइंट, ए पॉइंट एक बार फटाफट रीड करो और मुझे बताओ क्या ए पॉइंट क्लियर है? इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। कैसे देंगे? जब हमको मिलेगी रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जिससे हम ओपिनियन दे पा रहे हैं कि दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF। फटाफट सारे बच्चे बताओ क्या ए पॉइंट क्लियर है, हां या ना? इज द ए पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Come on, please tell me. क्लियर है? हाँ सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ओपिनियन बनके तैयार हो गया, मैंने अपने माइंड में ओपिनियन बना लिया। सर किस चीज को लेके ओपिनियन बना लिया? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इसको कहने का दूसरा तरीका क्या है? दे हैव बीन प्रिपेयर्ड। क्या दूसरा तरीका ये कहने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? कि दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF। अब जब मेरा ओपिनियन बनके तैयार हो चुका है, फोकस करो इस वर्ड पे, जब मेरा ओपिनियन बनके तैयार हो चुका है, इस ओपिनियन को जेब में डाल के घर चला जाऊं एज एन ऑडिटर? क्या मैं इस ओपिनियन को जेब में डाल के घर चला जाऊं या इस ओपिनियन के बारे में शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा? सर बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? एक एक शेयर होल्डर के कान में जाके बताओगे या एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दोगे जिससे सबको पता चल जाए? ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे। यही बात यहां लिख रखी है
टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेज इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। आप अपनी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे और फिर कम्युनिकेट कर दोगे यूजर्स को एज पर द एसेज। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अब आता है सर सवाल, रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है? रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है? रीजनेबल अश्योरेंस इज बेसिकली जो ऑडिटर अचीव करना चाहता है ऑडिट में। रीजनेबल अश्योरेंस बेसिकली एक कंफर्ट है। सर ये कंफर्ट मिलता कैसे है? ये कंफर्ट मिलता कैसे है? तो मैं कहता हूं इसके लिए आपको चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, जब आपको भरपूर ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, मान लेना रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई, क्या यही बात ऐसे 200 में लिखी हुई है? हां भाई हां, मन से थोड़ी बोल रहा हूं। देखो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या बोला इसने? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अगर आपको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, हम एज एन ऑडिटर ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? दो शब्दों से बना हुआ है, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी का क्या मतलब है? इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कितनी मात्रा में आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ध्यान से समझना। मेरा ये मानना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा है। इस चीज को काउंटर करने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो ज्यादा लूं या कम लूं? जल्दी से बताओ। मेरा ये मानना है, ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत गंभीर प्यारी बातें कर रहा हूं, बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है थ्रू आउट दिस ऑडिट क्लास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने की आशंका, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी ऑडिट एविडेंस की या क्वांटिटी कम करनी चाहिए? आप बताओ, आपको क्या फील आ रही है? अरिहंत ने कहा सर ज्यादा करनी चाहिए, अविनो ने कहा सर ज्यादा करनी चाहिए, बाकी बच्चे भी यही कह रहे हैं सर ज्यादा करनी चाहिए। वेरी वेरी गुड। तो मैंने कहा, जैसा आपने कहा कि अब हम इस केस में अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, ज्यादा चीजें चेक करेंगे मटीरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढने के लिए। तो क्वांटिटी किससे फर्क पड़ता है? तो इसने कहा क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग यही तो है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी मिसस्टेटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट। दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी को हम रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट से क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। आप मुझे बताना, आपको लगी है भूख, सर ऑडिटर की भूख कैसे मिटेगी? मैंने कहा ऑडिटर की भूख मिटेगी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से। आपको जब भूख लगी है, मेरे पास 2 सेट ऑफ रोटीज पड़ी है, 2 सेट ऑफ पराठे पड़े हैं। एक पराठे पे लगा है सर अमूल बटर, भर भर के इस पे अमूल बटर लगा है, गाय का देसी मक्खन लगा है। दूसरे पराठे पे कोई मक्खन नहीं लगा। एक पराठे पे अमूल देसी मक्खन लगा हुआ है और एक पराठे पे कोई मक्खन नहीं लगा, दोनों आलू के पराठे हैं। बताओ कौन से पराठे आप ज्यादा क्वांटिटी में खा पाओगे? एक है नॉर्मल पराठे, बस तवे पे सिक के यहां पे आ गए हैं। दूसरे पराठे भी तवे पे सिक के आए हैं, बट इन पे लगा है अमूल देसी घी, मतलब पूरा घी और मक्खन से भरे हुए पराठे। आप बताओ घी वाले पराठे ज्यादा खा पाओगे या बिना घी वाले? लॉजिकली बताना, कौन से वाले पराठे आप ज्यादा खा पाओगे? देखते कौन सा बच्चा सही बताता है।
वैभव ने कहा सर मक्खन वाले जो पराठे हैं, मक्खन वाले तुम ज्यादा खा पाओगे? है भाई, मक्खन वाले तुम ज्यादा क्वांटिटी में खा पाओगे या बिना मक्खन वाले? सोच के बताओ, लॉजिकली बताओ। नॉर्मल पराठे ज्यादा खा पाएंगे। वेरी वेरी गुड। सो अदिति, कृष्णा, दोनों बच्चों ने एकदम सही कहा कि जो नॉर्मल पराठे हैं वो हम ज्यादा क्वांटिटी में खा पाएंगे। ये जो मक्खन घी वाले हैं ये थोड़े हैवी हो जाते हैं, एक पराठे 1.5 पराठे में ही अपना पेट भर जाता है। बट जो नॉर्मल पराठे होते हैं बिना मक्खन वाले, बिना घी वाले, इनको अगर आप 2-3 भी खा लो तो आपका पेट आसानी से नहीं भरेगा। तो क्या मैं आपको एक बात बोलूं, जब आप क्वालिटी बढ़ा देते हो, जब आप क्वालिटी बढ़ा देते हो तो क्वांटिटी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जब आप क्वालिटी बढ़ा दोगे तो ऑडिटर की भूख मिटाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्वालिटी और ऑफ ऑडिट एविडेंस से भी सफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये जो ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी है ये कौन सी 2 चीजों से इंपैक्ट लेती है? पहली चीज है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसमें आप सबने कहा कि अगर ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेंगे। दूसरा किससे फर्क पड़ता है? दूसरा फर्क पड़ता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। फिर मैंने आपको दिया मक्खन वाला एग्जांपल, अगर हम क्वालिटी बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी गिर जाएगी, और अगर क्वालिटी गिरा देंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इतनी सी ही बात आपने ध्यान में रखनी है कि सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस 2 चीजों से इंपैक्ट होती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। आई होप यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। तो सर सफिशिएंसी तो हमको समझ आ गया, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे हम एप्रोप्रिएटनेस। ये एप्रोप्रिएटनेस क्या बला है? एप्रोप्रिएटनेस इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इट टॉक्स अबाउट 2 फैक्टर्स, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलिवेंस का क्या मतलब है, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? एक बात बता देता हूं आपको। ऑडिट एज अ सब्जेक्ट अगर आपको समझ आ गया ना, ऑडिट एज अ सब्जेक्ट आपको समझ आ गया, आपके दिल को छूने लग गया, इसको याद रखने में कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली। आपसे पूछता हूं वापस, सफिशिएंसी के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। सर इट इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट है कि नहीं, क्वांटिटी की बात करता है। कौन से 2 फैक्टर से फर्क पड़ता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और क्वालिटी। हमने इसको याद तो किया ही नहीं। कैसे हिट कर रहा है? क्योंकि हमको समझ आ चुका है कि सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी। फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए कि प्रोबेबिलिटी हाई है तो फिर आपको सफिशिएंसी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी हाई है तो सफिशिएंसी कम करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, घी के पराठे। तो यही बातें तो बस आपने ध्यान में रख के चलनी है। दूसरी चीज एप्रोप्रिएटनेस, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी अगेन 2 चीजों से फर्क पड़ता है क्वालिटी पे। सर ये क्वालिटी कौन सी चीजों से फर्क पड़ता है? रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। क्या फर्क है दोनों पॉइंट्स में? ध्यान से समझेंगे। मुझे अपने एम्प्लॉइज जो हैं ये चेक करना है कि उनको जो सैलरी बनती थी क्या वो एक्चुअल में पे हुई है कि नहीं। जो उनकी सैलरी बनती थी वो एक्चुअल में पे हुई है कि नहीं। बताओ कौन सा ऑडिट एविडेंस, कौन सा डॉक्यूमेंट मैं क्लाइंट से मांगू जिससे पता चल जाए कि सैलरीज वर एक्चुअली पेड और नॉट। आप बताओ मुझे, हाउ कैन आई टेस्ट दिस थिंग कि सैलरी एक्चुअल में पे हुई है कि नहीं। क्या ये चीज, मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, क्या ये जो चीज है मुझे उसकी पे स्लिप से पता चल जाएगी या इसके लिए मैं बैंक स्टेटमेंट्स देखूं? आप बताओ मुझे। 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास, जो ऑप्शन आप बोलोगे मैं उसको उठा लूंगा। बैंक स्टेटमेंट देखना चाहिए या पे स्लिप उठा के देख लो, दोनों में से किससे बेटर पता चलेगा। सब बच्चे लिख रहे बैंक स्टेटमेंट, सारे बच्चे लिख रहे बैंक स्टेटमेंट। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू चेक इट? सबने बिल्कुल सही कहा सर बैंक स्टेटमेंट से देखेंगे। देखो पे स्लिप तो एंटिटी का डॉक्यूमेंट है, जो पे स्लिप है वो एंटिटी का डॉक्यूमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर एंटिटी का डॉक्यूमेंट है, ये सारे एंटिटी के डॉक्यूमेंट है।
बट बैंक स्टेटमेंट इज अ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है जिसमें मुझे सीधा सीधा आउटफ्लो चेक हो जाएगा, सीधा सीधा आउटफ्लो चेक हो जाएगा कि किस इंप्लॉय को कितनी पेमेंट गई। तो फॉर दिस रेलिवेंस, फॉर जस्ट चेकिंग दिस रेलिवेंस, मैं इंप्लॉय का क्या देख लूंगा, इंप्लॉय के केस में बैंक स्टेटमेंट देख लूंगा कि क्या एक्चुअल में पेमेंट हुई है कि नहीं। वेरी गुड। एक बात बताओ, आपने बैंक स्टेटमेंट को क्यों चूज किया ओवर पे स्लिप? हमने बैंक स्टेटमेंट पे क्यों इतना भरोसा दिखाया ओवर पे स्लिप? बिकॉज वी कंसिडर्ड इट टू बी मोर रिलायबल। वी कंसिडर्ड इट टू बी मोर रिलायबल। व्हाई मोर रिलायबल? क्योंकि वो एंटिटी का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बाहर का डॉक्यूमेंट है। जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आप बैंक की साइट से डाउनलोड कर लेते हो। सो दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, विच इज एन एक्सटर्नल पार्टी जिसपे हम रिलाय करके चल सकते हैं। क्योंकि वो ज्यादा रिलायबल है तो हम उसको एज अ बेटर ऑडिट एविडेंस लेते हैं। तो प्लीज याद रखना, क्वालिटी में दो चीजें आती है, एविडेंस रेलिवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। रेलिवेंट में आप इसको एक और नजरिए से देख सकते हो, क्या अपॉइंटमेंट लेटर इस केस में रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है? बताओ, क्या इंप्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर, जो इंप्लॉय को मैं चेक करना चाहता हूं पेमेंट हुई है कि नहीं, मेरी एक ही असर्शन में चेक करना चाहता हूं एक्चुअल में इंप्लॉय को इस चीज की पेमेंट हुई है कि नहीं। आप बताओ, क्या इस केस में अपॉइंटमेंट लेटर इज अ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस? प्लीज टेल मी। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। जो चीज मैं चेक करना चाहता हूं उससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट लेटर इज नॉट अ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। आई होप द मीनिंग ऑफ रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी इज अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों यही बात यहां लिखी हुई थी कि रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए तो क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? सर हमको इकट्ठा करना पड़ेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे हम रिड्यूस कर दें ऑडिट रिस्क को टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड ड्रॉ करें कंक्लूजन जिसपे हम ऑडिटर का ओपिनियन बेस करते हैं। अब मैं आपको एकदम मजेदार चीज पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से फोकस करना है यहां पे। इसने बोला हमको ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। क्या है ऑडिट रिस्क? लेट्स अंडरस्टैंड। बिफोर वी अंडरस्टैंड ऑडिट रिस्क, लेट्स अंडरस्टैंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? हर एंटिटी में, बच्चा कह रहा है रेलिवेंस वाला पार्ट रिपीट करो। रेलिवेंस वाले पार्ट में दोस्त इतनी सी ही बात लिखी हुई है, ध्यान से समझना। रेलिवेंस वाले पार्ट में इतनी सी ही बात लिखी हुई है, जो मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करी। जो चीज आपको चेक करनी है ना, उस केस में देखो क्या ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए। अगर मुझे चेक करना है कि इंप्लॉय एक्चुअल में एंटिटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एंटिटी ने इंप्लॉय को अपॉइंट किया है कि नहीं, क्या चेक करूंगा? अपॉइंटमेंट लेटर या बैंक स्टेटमेंट? अभिनव आप मेरे को जवाब देके बताना। मुझे ये चेक करना है ये इंप्लॉय एंटिटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एक्चुअल में अपॉइंट हुआ है कि नहीं। दो ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है, बैंक स्टेटमेंट भी अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट लेटर भी अवेलेबल है, पे स्लिप भी अवेलेबल है। बताओ क्या चेक करूं सबसे पहले? आप बताओ, व्हाट शुड बी द लॉजिकल ऑडिट एविडेंस टू बी चेक्ड इन दिस केस? कम ऑन, वेरी वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं, बट जिस बच्चे ने सवाल पूछा वो ही नहीं बता रहा। वो बच्चा बताया ना तो मजा आएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कहां हो तुम? जल्दी से बताओ ना। सारे बच्चे बता रहे अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। कर दी अभिनव ने मजेदार बात, कर दी अभिनव ने मजेदार बात। अभिनव कहता बैंक स्टेटमेंट। अभिनव वापस आओ तुम सामने। बैंक स्टेटमेंट से तुमको कैसे पता चलेगा वो अपॉइंट हुआ है कि नहीं? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैंने अभिनव को एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, ठीक है, ऐसा मैंने ऑडिटर को कहा, और फिर ऑडिटर को मैंने कहा कि अभिनव को मैंने जो भी पेमेंट करी, अब समझना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, दिमाग खुला रखो। मैंने अभिनव को जो भी पेमेंट करी वो सैलरी की पेमेंट है। इसने कहा ठीक है ऑडिटर ने, आप दिखाओ कि अभिनव एक्चुअली एज एन एम्प्लॉय आपके यहां काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है दिखाते हैं।
क्या दिखाऊंगा जिससे उसको भरोसा होगा? क्या दिखाऊं जिससे उसको भरोसा होगा कि ये मेरा इंप्लॉई है? बैंक स्टेटमेंट में तो मैं 50 लोगों को पेमेंट करता हूं, क्या सारे 50 लोग मेरे इंप्लॉई है? ऐसे कैसे ऑडिटर मान जाए? ऐसे कैसे ऑडिटर मान जाए? बताओ, कैसे पता लगेगा ऑडिटर को कि तुम मेरे इंप्लॉई हो? कुछ तो मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया होगा ना, कुछ तो हमारे बीच लिखा गया होगा जिससे ये रिश्ता बना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। क्या चेक करे वो? बैंक स्टेटमेंट से ये चीज चेक होगी। अब अवीनू जाग गया सर, कहता है अपॉइंटमेंट लेटर। वेरी वेरी गुड। तो यही तो मैं बात कर रहा हूं, रेलिवेंस का मतलब है दिमाग लगाना। ऑडिटर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकता ऑडिट एविडेंस के नाम पे, ऐसे तो कचरा इकट्ठा करके ले आएगा क्लाइंट की दुकान से। इसको लेके आना है ऐसा एविडेंस जो इसकी इच्छाओं को पूरा करे। ऑडिटर की इच्छा है ये चेक करना कि बंदा इंप्लॉय है कि नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेगा। ऑडिटर की इच्छा है पेमेंट हुई है कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा। तो एक केस में जो चीज रेलिवेंट होती है, दूसरे केस में अगर नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल है। पत्थर की लकीर मत बनाओ, दिमाग चलाओ। क्या ये बात समझ आई? तभी मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया। मुझे पता था समझाने के लिए अगर मैं तुमसे एग्जाम्पल चेंज करूंगा तो तुम पक्का लड़खड़ा जाओगे। अब ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। कम ऑन, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेलिवेंस और रिलायबिलिटी वाली बातें समझ आई? क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारा दो कंपोनेंट से बना हुआ है। ये दो कंपोनेंट्स क्या है? सारे बच्चे अब इधर फोकस करेंगे, चुपचाप इधर देखना। पहली है हमारी इनहेरेंट रिस्क, पहली है हमारी इनहेरेंट रिस्क। दूसरी क्या है? दूसरी है हमारी कंट्रोल रिस्क, दूसरी है हमारी कंट्रोल रिस्क। गॉट इट सर? एक है इनहेरेंट रिस्क, एक है कंट्रोल रिस्क। अब सारे बच्चे यहां फोकस करना। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जहां पे मशीन लगा रखी है, मशीन लगा रखी है, मशीनरी लगा रखी है। ये क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है लाइट बल्ब्स। फोकस हियर, फोकस हियर, फोकस हियर। ये क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है लाइट बल्ब्स, एकदम बढ़िया बढ़िया रोशनदार बल्ब बनाती है। इस मशीनरी में बस एक ही दिक्कत है, इस मशीनरी में एक ही दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है? आपने भी क्या मजेदार बात उठा ली। ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? हर 100 बल्ब में से, हर 100 बल्ब में से 40 बल्ब खराब बना देती है। ओ, ये तो बड़ी अच्छी मशीनरी है, 60 अच्छे बनाती है। ऑप्टिमिस्टिक बनो ना। बोल रहे खराब मशीन है सर, 40 बल्ब खराब बनाती है, मशीन को चेंज करो। नहीं कर सकते, दिक्कत की बात है। तो हर 100 में से, ओहो हो, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, हर 100 में से वापस लिखते चलो। हर 100 में से, हर 100 में से 40 बल्ब खराब बनाती है। क्या मैं बोल दूं 40% दिक्कत है? हाँ सर 40% दिक्कत है। और इस दिक्कत का कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ सर कुछ किया नहीं जा सकता। तो इस दिक्कत को क्या बोलते हैं जिसका कुछ किया नहीं जा सकता? वॉट इज दिस रिस्क कॉल्ड, जिसका कुछ किया नहीं जा सकता? मैंने कहा इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ये तो रहेगी ही रहेगी, ये तो रहेगी ही रहेगी, ये दिक्कत तो रहेगी ही रहेगी। बट क्या आप इसको रिड्यूस करना चाहोगे? क्या आप इसको रिड्यूस करना चाहोगे? हाँ सर रिड्यूस करना चाहोगे। मैंने कहा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि पब्लिक के पास ये खराब बल्ब ना जाए। बिफोर दीज बल्ब्स आर डिस्पैच टू द जनरल पब्लिक, हम इसकी इंस्पेक्शन शुरू कर देते हैं, हम इसकी चेकिंग शुरू कर देते हैं। वी शुड इंस्पेक्ट द बल्ब्स, हमको इंस्पेक्ट करना चाहिए, हमको चेक करना चाहिए बिफोर दे आर एक्चुअली डिस्पैच टू द पब्लिक। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने इंटरनल कंट्रोल लगा दिया, हमने खुद का अपना इंटरनल कंट्रोल लगा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया। इस इंटरनल कंट्रोल को लगा के क्या हुआ सर? इस इंटरनल कंट्रोल को लगा के ये हुआ कि जो 40 बल्ब खराब निकल रहे थे, जो 40 बल्ब खराब निकल रहे थे, उसमें से 30 को तो हमने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, 30 को तो डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। बट 10 अभी भी रह गए, 10 बल्ब अभी भी रह गए जो नॉन डिटेक्टेड चले गए, नॉन डिटेक्टेड चले गए।
अब बताओ कंट्रोल रिस्क कितनी, कंट्रोल रिस्क कितनी, सारे बच्चे बताओ। रिस्क क्या है कि कंट्रोल अपना काम ठीक से ना करे। क्या मैं बोल दूं 10/40? क्या मैं बोल दूं 10/40? आंसर इज यस। तो कंट्रोल रिस्क हो गई 25%। तो दिस इज द रिस्क कि कंट्रोल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। दिस इज द रिस्क कि कंट्रोल को जो काम दिया गया है प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, गलतियों को ठीक करने का, कंट्रोल ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जल्दी से बताओ क्या इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क समझ आई? प्लीज टेल मी फास्ट, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इसका सब्सटेंस होता है? इनहेरेंट रिस्क गलती रहेगी ही रहेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। कंट्रोल रिस्क उस गलती को पकड़ने के लिए आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया। अब अगर इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम नहीं करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। कि 40 में से 10 नहीं पकड़ पाया, 40 में से 10 नहीं पकड़ पाया, यानी 25% चांस है कि कंट्रोल हमको गोली दे जाएगा। सबने कहा सर समझ आया, हमको कंट्रोल रिस्क भी समझ आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी इससे पहले कि ऑडिटर चेक करने आए, इससे पहले कि ऑडिटर चेक करने आए, व्हाट इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कि उसको बल्ब डिफेक्टिव मिलेगा? व्हाट इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कि उसको बल्ब डिफेक्टिव मिलेगा? तो क्या मैं ये बोल दूं 100 बल्ब थे, 100 बल्ब थे, कंट्रोल लगाने के बाद केवल 10 रह गए। 100 बल्ब थे, स्टार्टिंग में कितने बल्ब थे? जल्दी से बताओ ना, तुम बोलते नहीं हो, बोलो बोलो बोलो। 100 बल्ब थे, कंट्रोल लगाने के बाद केवल 10 डिफेक्टिव रह गए। तो चांसेस हैं कि ऑडिटर के आने से पहले जो डिफेक्टिव बल्ब होगा उसकी परसेंटेज है 10%। क्या मैं इसको इस तरह से बोल दूं? जल्दी से बताओ, क्या आपको 10% समझ आया? 25% तो कंट्रोल रिस्क है, 25% तो कंट्रोल रिस्क है, बट व्हाट इज द रिस्क कि ऑडिटर आए उससे पहले बल्ब डिफेक्टिव निकले। मैंने कहा 100 में से 10 बल्ब बचते हैं जो डिफेक्टिव, तो दिस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? मैंने कहा 10%। इज द 10% कैलकुलेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज इसको देखो और मुझे बताओ क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? क्विकली टेल मी यस और नो। यस सर, यस सर, वेरी वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी ऑडिटर के आने से पहले क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे दिक्कत है। ऑडिटर के आने से पहले, ऑडिटर के चेक करने से पहले क्या प्रोबेबिलिटी है कि दिक्कत है? तो मैंने कहा 100 में से 10 रह गई, 100 में से 10 रह गई, तो इसको 10% बोलते हैं। इसको दूसरा तरीका कहने का बताऊं क्या है? आपको 10% एक और तरीके से निकाल के दिखाओ? हाँ सर निकाल के दिखाओ। तो इन्होंने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग। आप बताओ इनहेरेंट रिस्क कितनी थी? सर इनहेरेंट रिस्क थी हमारी 40%। हर 100 में से 40 खराब निकलते हैं, हर 100 में से 40 खराब निकलते हैं। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इन 40 में से भी, इन 40 में से भी कौन से हैं जो हम पकड़ नहीं पाते? सर उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी जो 40 चेक करे उसमें से भी 25% हम पकड़ नहीं पाए। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो इस 40% में से भी क्या रह गया? मैंने कहा 25% रह गया। अब अगर दोनों को मिला दे, अब अगर दोनों को मिला दे तो आंसर कितना आएगा? 10% आ जाएगा। एंड दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसस्टेटमेंट जो इनहेरेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी उठा लो, उसमें से भी कंट्रोल कितनी नहीं पकड़ पाएगा, अगर आप दोनों को मिला दो तो इससे आपके पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ जाती है। अब ऑडिटर ने एंट्री मारी, अब ऑडिटर ने एंट्री मारी अपनी बाइक पे, ऑडिटर आ गया चेक करने। अब ऑडिटर के हाथ में कितनी मिसस्टेटमेंट है? सर ऑडिटर को पकड़ 10 मिसस्टेटमेंट पकड़नी है। मान लो इन 10 में से ऑडिटर ने भी 8 मिसस्टेटमेंट तो पकड़ ली, ऑडिटर ने भी 10 में से 8 गलतियां पकड़ ली, बट बेचारा 2 नहीं पकड़ पाया, बेचारा 2 नहीं पकड़ पाया। आप बताओ डिटेक्शन रिस्क कितनी है? डिटेक्शन रिस्क कितनी है?
सर डिटेक्शन रिस्क इज कि 10 गलतियों में वो 2 नहीं पकड़ पाया। जो ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने आया था वो 10 में से 2 गलतियां नहीं पकड़ पाया। कितनी परसेंटेज हो गई? दिस इज कॉल्ड 20%। डिटेक्शन रिस्क हो गई 20%। नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस एंड कंक्लूजन। ऑडिट रिस्क कितनी है? ऑडिट रिस्क कितनी है? सर ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है? ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, उसने ओपिनियन दे दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? सर ये प्रोबेबिलिटी है 2/100। 2/100। सर 100 क्यों? क्योंकि 100 से ही तो स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने कंट्रोल्स लगाए, ऑडिटर को बुलाया, अब जाके लास्ट में 2 बची है, तो इसको हम बोलते हैं 2%। इसको निकालने का दूसरा तरीका है कि आप देख लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी थी। आप देख लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी थी, यानी जब ऑडिटर आता है तो ही असेसेस कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है। उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी असेस कर रखी थी? सर ही असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू बी 10%। वेरी वेरी गुड। उसके बाद डिटेक्शन रिस्क कितनी असेस करी? उसने कहा कि हो सकता है मैं 10 में से 8 गलतियां पकड़ लूं, 2 रह जाए। 10 में से 8 गलतियां पकड़ लूं, 2 रह जाए, तो मैंने कहा उसको 20% बोलते हैं। दिस वॉज योर डिटेक्शन रिस्क। एंड में ऑडिट रिस्क कितनी रह गई? मात्र 2%। 20% का 10%, केवल 2% ऑडिट रिस्क रह गई। क्या आपको ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट समझ आया? This the concept of audit risk clear? Yes sir. Before calculating audit risk, we need to understand risk of material misstatement and detection risk. जब risk of material misstatement पता होगा, जब probability पता होगी कि पूरे financial statements में क्या material misstatement की percentage हो सकती है, फिर हम अपनी डिटेक्शन रिस्क कंसीडर करेंगे। दोनों को जब साथ लेके आएंगे तो जाके हमको ऑडिट रिस्क मिलेगी। इज द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है फटाफट आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर क्लियर है फटाफट इसको ड्रॉ करो एंड देन कंफर्म मी। सर एक बार ऑडिट रिस्क वापस बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना ऑडिट रिस्क को चुपचाप। ऑडिट रिस्क क्या है? इट इज द रिस्क कि ऑडिटर ने अपना ऑडिट कर लिया। फोरमगढ़ा ध्यान से समझना, ऑडिटर ने अपना ऑडिट कर लिया, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती रह गई। ऑडिटर उस गलती को नहीं पकड़ पाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती रह गई, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल कितनी गलतियां थी? 100 गलतियां थी। ऑडिट के बाद भी एट द लास्ट स्टेज कितनी गलतियां रह गई? सर 2 रह गई। तो मैंने कहा 2/100, 2%। दूसरा तरीका ध्यान से समझना। ऑडिटर के आने से पहले 10% गलती थी। ऑडिटर के आने से पहले 10% गलती थी। ऑडिटर कितनी गलती नहीं पकड़ पाया? सर 20% नहीं पकड़ पाया। तो मैंने कहा 10% में से 80% जो पकड़ ली वो तो रिस्क है ही नहीं। 10% में से 80% जो पकड़ ली वो तो रिस्क है ही नहीं। 10% में से जो 20% नहीं पकड़ पाया दैट इज द एक्चुअल रिस्क। और 10% का 20% कितना होता है? वो भी 2% ही होता है। इतनी सी बात आपने समझनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तभी मैं कहता हूं ऑडिट से पहले ना एसएफएम और एफआर करके आया करो, उससे तुम्हारा दिमाग चलने लगता है, दिमाग दौड़ने लगता है, तो ऑडिट में तुमको और ज्यादा मजा आता है। फटाफट सारे बच्चे नोट डाउन करो और फिर मुझे कंफर्म करो, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्लीज गो अहेड, कम ऑन। स्टार्ट नोटिंग डाउन।
डन 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 डन, जल्दी से बताओ क्या आपने नोट किया। कम ऑन, डन सर। अब सर एक बात बताओ, आप हम एक बात बताओ, इंटर में भी पढ़ते थे अभी भी हमने पढ़ा, इंटर में भी पढ़ते थे अभी भी हमने पढ़ा, दो शब्द पढ़े जो हमारे दिल को अभी भी थोड़ा सा चुभ रहे हैं। क्या शब्द है? पहला शब्द तो यह था कि ऑडिट रिस्क कांट बी एलिमिनेटेड, ये रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकती, या आप दूसरे वर्ड्स में बोलो, इट कांट बी रिड्यूस्ड टू जीरो, हम इसको 0% नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अभी भी हम रीजनेबल अश्योरेंस पे अटके हुए हैं। इंटर में भी रीजनेबल अश्योरेंस का गाना गाते थे, फाइनल में भी रीजनेबल अश्योरेंस का गाना सुन रहे हैं। क्या है इस सब के पीछे रीजन? वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वी वॉन्ट टू नो वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस। द रीजन इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इसके पीछे जो रीजन है कि ऑडिट रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? द एब्सोल्यूट रीजन बिहाइंड दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ये जो है इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनके कारण, इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से हम आपको क्या नहीं दे सकते? हम आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। क्या है सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग? ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे 200 का। पहले ये बोलता है क्या रीजन है जिस वजह से हम आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पा रहे। तो पहला रीजन तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहला रीजन तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कला, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिस जिस बच्चे ने इंड एस 109 पढ़ा है, जिस जिस बच्चे ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है या बाकी भी इंड एस पढ़े हैं, आप देख रहे होगे कई जगह हम अपनी फेयर वैल्यू निकाल के चल रहे हैं। आज की डेट में कई जगह हम फेयर वैल्यू निकाल के चल रहे हैं। क्या ये फेयर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है या ये अनुमान होता है? क्या ये फेयर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है या ये अनुमान होता है? सर दिस इज अ अनुमान। अनुमान का क्या मतलब है? इट इज बेसिकली एन एस्टिमेट। ये होती है एस्टिमेटेड वैल्यू। जो फेयर वैल्यूअर होता है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, वो फेयर वैल्यू निकाल के देता है। वो कई सारी अजम्पशंस और कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ये एस्टिमेट निकाल के देता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, दे इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, दे इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। एंड सारा खेल इसी चीज का है। कोई नहीं दे सकता आश्वासन, कोई नहीं दे सकता आपको गारंटी कि जजमेंट सही है। सर क्यों नहीं दे सकते गारंटी? भाई साहब फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। आज जिस अजम्पशन को लेके मैंने वैल्यू निकाली, आगे जाके वो अजम्पशन चेंज भी तो हो सकती है, आगे जाके हालात और सर्कमस्टेंसेस बदल भी तो सकते हैं। तो कैसे गारंटी दे दूं कि ये जजमेंट एकदम चकाचक, एकदम कड़क, एकदम बढ़िया है? क्या आपको ये बात हिट कर रही है? सबसे पहले तो दिक्कत उनकी साइड से ही है ना। हम ऑडिटर की दिक्कत की तो मैं सेकंड पॉइंट में बात करूंगा, बट पहली दिक्कत तो उनकी तरफ से है कि दैट द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड जजमेंट बाय द मैनेजमेंट एंड जजमेंट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली राइट। थोड़ी ऊपर नीचे तो हो ही सकती है। प्लीज टेल मी, इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से देखो और बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? जजमेंट बाय द मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ एस्टिमेट्स। कम ऑन, क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ दूसरा सवाल। मैंने कहा उनकी बात तो हमने कर ली,
हमने मैनेजमेंट की बात तो कर ली, यानी जो व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था उसकी साइड से तो लिमिटेशन समझ आ गई। हमारी लिमिटेशन क्या है एज एन ऑडिटर, तो इसको हम टॉपिक देते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। पहली लिमिटेशन तो यह है कि हम आत्मनिर्भर नहीं है। पहली लिमिटेशन तो यह है कि हम आत्मनिर्भर नहीं है। सर आत्मनिर्भर नहीं है का क्या मतलब है? वी आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन। हमको अगर कोई भी चीज चेक करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके लिए हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। सो मैनेजमेंट जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हो सकता है मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही ना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमको दे। तो मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति यही कॉन्फिडेंस में नहीं है कि उसको इंफॉर्मेशन पूरी मिल रही है या कम मिल रही है, कैसे वो गारंटी दे दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ठीक है? दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति आपसे चीजें कब छुपाता है? कोई भी व्यक्ति आपसे चीजें कब छुपाता है? कब वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता? सर जब उसके मन में चोर होता है। When that person has some kind of fishy attitude, उस फिशी एटीट्यूड को हम बोलते हैं फ्रॉड। मैनेजमेंट तब तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी, मैनेजमेंट तब तक आपको सारी बातें नहीं बताएगी जब जब उसने फ्रॉड किया। सर फ्रॉड का क्या मतलब होता है? सोची समझी चाल। सोची समझी चाल को बताओ कैसे लिखेंगे? सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। ये इनकी सोची समझी चाल होती है ऑडिटर को गुमराह करने की। एंड ये जो चीजें हैं ये ऑडिटर पकड़ नहीं सकता। सर कैसे नहीं पकड़ सकता? ऑडिटर को बोलो ना वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोले, सबको चेक करे, सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल चेकिंग में जुड़ जाए, उसको बोलो इन्वेस्टिगेशन पे उतर जाए। यही तो फर्क है। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारे पास वो जो इन्वेस्टिगेशन की पावर्स होनी चाहिए वो भी नहीं है। वी डोंट हैव द पावर्स ऑफ सर्च एंड सीजर। अगर मैनेजमेंट बुक्स नहीं देता तो हम उनको सीज करके नहीं ले जा सकते। हम ऑडिटर हैं, इन्वेस्टिगेटर नहीं। तो याद रखना, फ्रॉड को क्यों नहीं पकड़ पाते? बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ये जो ऑडिट हम कर रहे हैं इट इजंट एन इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए अब हम इसको नहीं पकड़ पाते। क्विकली टेल मी, क्या ये तीनों बातें क्लियर हैं? फटाफट देखो और बताओ। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, हम मैनेजमेंट पे निर्भर है। मैनेजमेंट हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। सर क्यों नहीं देगा? बिकॉज उसके मन में चोर है, चांसेस आर कि वहां पे फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड हो सकता है यानी सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। तो सर फ्रॉड को पकड़ लो ना। अरे कैसे पकड़े? फ्रॉड कोई, ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है। ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है। फटाफट तीनों पॉइंट लिखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए सर, अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले दो पॉइंट क्या हो गए? पहले तो उनकी गलती, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरी गलती हमारी तरफ से, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा पॉइंट है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या कह रहा है कि क्लाइंट को हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, क्लाइंट को हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। माना ऑडिट के फायदे हैं, माना कि ऑडिट के कुछ फायदे हैं, बट ऑडिट में खर्चा भी बहुत होता है। जब मैं ईवाई में था, जब हम ऑडिट करने जाते थे और हम देखते थे कि क्लाइंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर की फीस का कितना प्रोविजन बना रखा है, देख के बड़ी खुशी होती थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या इतना पैसा मिलता है। तो भाई साहब मिलता तो है एंड इसकी वैल्यू भी काफी की जाती है। बट कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी इस बात का पता है कि यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। सर बेनिफिट एंड कॉस्ट का क्या मतलब है? आप सारी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं कर सकते। एज एन ऑडिटर अगर आप चाहो तो आप सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एंटिटी में, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज होती है उनमें लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होती है। एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए आपको बहुत सारे लोग लगेंगे और लोग फ्री के नहीं आते। ये जो लोग हैं चेक करने वाले, ये फ्री के नहीं आते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इनके काफी हैवी रेट्स होते हैं। क्लाइंट्स कैन नॉट अफोर्ड दिस, सो यू नीड टू मेंटेन क्या? अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट
एंड कॉस्ट। दूसरी चीज बताता हूं मजेदार सर, दूसरी चीज क्या है, एक ऑडिटर ने कहा कि मैं ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाऊंगा, मैं ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाऊंगा। हमने पूछा रीजन क्या है, कहता आज गर्मी बहुत है, कहता आज गर्मी बहुत है, सूरज बाबा 44 डिग्री सेल्सियस पे चमक रहे हैं, सूरज बाबा 44 डिग्री सेल्सियस में चमक रहे हैं, और जहां मुझे ऑडिट एविडेंस लेने जाना है वहां पे गाड़ी नहीं जाती, तो मुझे मोटर बाइक के थ्रू जाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या ये बहाना चलेगा, क्या ये बहाना चलेगा टू सेटल फॉर लेस देन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? सारे बच्चे बताओ, will this excuse work on the part of auditor when he says that there is lot of heat, the temperature is very high, I can't obtain sufficient and appropriate audit evidence? Is this excuse acceptable to you? Please tell me. Come on. आप बताओ, क्या ये बहाना चलेगा? नहीं सर नहीं, हम एज एन आर्टिकल खुद भी जाते हैं, हम एज एन आर्टिकल खुद भी जाते हैं, एंड ऐसा नहीं है रोज रोज होता है, कभी कभार ऐसी चीजें फेस करनी पड़े तो करनी पड़ेंगी। इस चीज को आईसीआई ने किस फॉर्म में लिखा, ध्यान से देखना, मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट isn't a reasonable, इन्होंने कहा ये रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर। ये कह रहा है कि अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर करना है और आप कह रहे हो मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, इसमें बहुत समय जाएगा, या इसमें बहुत पैसा जाने वाला है, तो ये आपका रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, आपको ये ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। सर क्या कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो? अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है तो उसको अप्लाई कर सकते हो, बट अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं है और आप इन तीनों बहानों को यूज कर रहे हो, देन दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। यही बात आपकी बुक में लिखी है। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट। सर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? चार ऐसे मैटर्स हैं, देखो फोर्थ पॉइंट है ना, तो इसमें चार मैटर्स की बात होती है। ये कहता है इन एरियाज में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, आइला, ठीक है, सचिन बोलता है ना आइला, तो मैंने कहा उन आइला का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। पहला एरिया क्या है? पहला एरिया है फ्रॉड, एंड ये फ्रॉड ऐसा वैसा फ्रॉड नहीं है, दिस फ्रॉड इन्वॉल्व्स सीनियर मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, इंप्लॉय अगर फ्रॉड करेगा तो क्या मैनेजमेंट पकड़ लेगी? आंसर इज यस। अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड करे, जो मैनेजमेंट एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स बनाती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अवॉइड करने के लिए, वो खुद फ्रॉड करने के लिए उतर जाए तो उसको कौन पकड़ेगा? दिक्कत की बात तो है। दूसरा केस, एक बंदा फ्रॉड करता है, बाकी पकड़ सकते हैं, बट एक बंदे के साथ दूसरा बंदा भी फ्रॉड करे, दो दिमाग आज साथ में मिल जाए, तो इस फ्रॉड को पकड़ने में भी दिक्कत होगी। तो कौन से फ्रॉड में दिक्कत होती है? वन विच इन्वॉल्व सीनियर मैनेजमेंट और कॉल्यूजन विद द एम्प्लॉइज। अगर यहां पे कॉल्यूजन है, सीनियर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस फ्रॉड को पकड़ने में दिक्कत आएगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। क्या आपको रिलेटेड पार्टी का इंड एस आता है? जल्दी से बताओ, क्या आपको रिलेटेड पार्टी का इंड एस आता है? जल्दी से बताओ, हाँ या ना। हैव यू स्टडीड अबाउट द इंड एस रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन? इसके डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग एक प्यारा सा इंड एस है हमारे पास। बोलो 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 बोलो, हैव यू स्टडीड अबाउट दैट इंड एस? कम ऑन, क्या आपने वो इंड एस पढ़ रखा है? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या आपने इंड एस पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? रिलेटेड पार्टी वाला। बच्चे ने कहा नहीं सर नहीं सर। जिसकी एफआर की कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी एफआर की कंप्लीट
कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है वो तो अगर नो बोल रहा है तो ठीक है, जिसकी कंप्लीट हो गई है वो बोल रहे हैं सर यस। मेहर ने मुझे बिल्कुल सही बताया, इंड एएस 24, इंड एएस 24 रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर होता है। भाई साहब एफआर अपनी चकाचक कर लो, एफआर अपनी चकाचक कर लो, ऑडिट में मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। और अगर एफआर नहीं पढ़ी तो अभी जाके इंड एएस 24 क्लास के बाद रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये सारी चीजें रिलेटेड चलेंगी, ये सारी चीजें रिलेटेड चलेंगी, ये सारी चीजें अब तुम्हारी टिप्स पे आने लग जानी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर होता है। आप बताओ, क्या मैं आपकी शक्ल देख के बता सकता हूं आपके चाचा जी कौन होंगे? क्या मैं आपकी शक्ल देख के बता सकता हूं आपकी बुआ कौन होगी? क्या मैं आपकी शक्ल देख के ये बता सकता हूं कि एक्चुअल में आपके रिलेटिव्स कौन है? मैंने कहा नहीं, शक्ल देख के नहीं पता चलता। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे आपके रिलेटिव्स कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो उसकी एक्चुअल में रिलेटेड पार्टी है कौन। मैंने कहा जब तक मिलेगी नहीं तब तक इसकी ट्रांजैक्शंस भी हम कैसे डिस्क्लोज करें? तो इस एरिया में भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस ज्यादा है। थर्ड पॉइंट बताओ सर। थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग योर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। मुझे एक बात बताओ, क्यों ऑडिटर चाहेगा इस बारे में जानना? क्यों ऑडिटर चाहेगा नॉन कंप्लायंस के बारे में जानना जब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है? चुपचाप बैलेंस शीट के सारे आइटम्स देखे, खुश हो जाए और चला जाए, पीएनएल चेक करे, खुश हो जाए, चला जाए। ये नॉन कंप्लायंस क्या भला है? व्हाट विल नॉन कंप्लायंस हैव एन इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कोई बता सकता है? इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या रिलेशन बन सकता है? क्या ये एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक प्रोस्पेक्टिव अमाउंट बन सकती है? बताओ, कम ऑन, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, घोड़े दौड़ाने जरूरी है, थोड़ा दिमाग चलाओ। क्या नॉन कंप्लायंस से एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट आता है? बताइए जी, बताइए। अगर आज मैं रेड लाइट ब्रेक करता हूं तो मुझसे क्या मांगा जाता है? बच्चा कह रहा है गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, एक एंटिटी ने छोटी सी गलती कर दी, उस पर फाइन लग गया, तो उसके गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाएगा क्या कि तुमको? सीधा गोइंग कंसर्न पे डाउट? अरे हाँ सर, यस सर क्यों लिख रहे हो? लॉजिकली बताओ ना, क्या इंपैक्ट आता है? कह रहे आता है। क्या इंपैक्ट आता है वो बताओ। कह रहे आता है, क्या इंपैक्ट आता है? सोचो थोड़ा। पेनल्टी, वेरी गुड प्राची ने बिल्कुल सही बताया। अरे भाई साहब, जब लॉ से कंप्लाई नहीं करोगे तो क्या लगेगी? पेनल्टी। तो चेक करो ना, मैनेजमेंट ने पेनल्टी का प्रोविजन बनाया कि नहीं, मैनेजमेंट ने पेनल्टी को डिस्क्लोज किया कि नहीं। तो ये चीजें आपने चेक करनी है। अगेन, कंप्लायंस चेक करना आसान है कि कब मैनेजमेंट ने इनकम टैक्स टाइम पे किया, जो एम्प्लॉय का ईपीएफ था, ईएसआई था, टाइम पे जमा कराया। बट नॉन कंप्लायंस चेक करना बड़ा टफ है, बिकॉज एंटिटी पे कई हजारों लॉज एप्लीकेबल होते हैं। आपको यह भी चेक करना पड़ेगा फैक्ट्री में कोई चाइल्ड लेबर तो एम्प्लॉयड नहीं है, एंटिटी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रही है, गैसेस रिलीज कर रही है अपनी फैक्ट्री से, कहीं वो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट तो नहीं डाल रहे। तो बड़े सारे लॉज होते हैं, हर लॉ की कंप्लायंस हम चेक नहीं कर सकते, तो नॉन कंप्लायंस छूट सकती है। हो सकता है कोई नॉन कंप्लायंस हमसे नॉन डिटेक्टेड रह जाए, तो अगेन इस एरिया में भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इवेंट्स और कंडीशंस। इवेंट्स और कंडीशंस मटेरियल अनसर्टेनिटी है जिसको लेके विद रिस्पेक्ट टू एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। हमको गोइंग कंसर्न की चेकिंग करना भी इतना आसान नहीं है। क्या पता कोई इवेंट और कंडीशन ऐसा हो जिसके बारे में हमें नहीं पता, which can affect the entity's ability to continue as a going concern। going concern क्या होता है सर? AS1, जो आप छोटे छोटे जब बच्चे थे इंटर में AS1 पढ़ते थे, तो AS1 में क्या होता था सर? AS1 में गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन माना जाता था। यह माना जाता था कि जो भी एंटिटी है इट विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर, वो अपने ऑपरेशंस फोर्सेबल फ्यूचर से कंटिन्यू करेगी। बट ऐसे 570 ये हमको कहता था क्या, अगर गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगेन ये भी काफी रिस्की एरिया है, यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो चारों पॉइंट कैसे याद करेंगे, सिंपल सी बात है। फ्रॉड जनरली अकेले किया जाता है या किसी के साथ मिलके? सर किसी के साथ मिलके। तो मैंने कहा फ्रॉड जिसके साथ मिलके किया जाता है उसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी। बोलो मेरे साथ, फ्रॉड अकेले अकेले नहीं करते सर, किसी के साथ मिलके करते। मैंने कहा जिसके साथ मिलके करते हैं उसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी। और जो कंपनी फ्रॉड करेगी, क्या वो कंप्लायंस कर रही है, नॉन कंप्लायंस? सर वो नॉन कंप्लायंस कर रही है। एंड जो कंपनी नॉन कंप्लायंस करेगी उस पर इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि उसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगा। तो यही चार बातें आपने ध्यान रखनी है। वापस मेरे साथ दोहराओ, क्या है चार एरियाज जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत है? सबसे पहले फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ? मैंने कहा रिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करूंगा, इट इज कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस, इट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस करोगे तो फूल माला पहनाएंगे या पेनल्टी लेंगे? सर पेनल्टी लेंगे, एंड दैट पेनल्टी विल अफेक्ट योर गोइंग कंसर्न। यही चार बातें आपने ध्यान में रखनी है। फटाफट क्या करें सर, फटाफट आ जाओ अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग पे और इनको रीड कर लेते हैं। Auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero. इसी वजह से वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकता that the financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of auditing which result in most of the audit evidence on which auditor draws conclusion and bases the auditor opinion is persuasive rather than conclusive. इसी वजह से जो उसका ऑडिट एविडेंस होता है वो परसुएसिव होता है और कंक्लूसिव नहीं होता। तो तीन बातें आपने यहां पे सीखी। हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, रीजनेबल अश्योरेंस देनी पड़ेगी। हम ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। प्लस ऑडिट एविडेंस इज नेवर कंक्लूसिव, रादर अ परसुएसिव ऑडिट एविडेंस जो उसको ओपिनियन निकालने में मदद करे। क्या क्या रीजन है? एक रीजन उनकी तरफ से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है? मैंने कहा जजमेंट बाय द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट। दूसरी चीज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम दूसरी पार्टी पे डिपेंडेंट है फ्रॉम गेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट और बाकी लोग आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। क्यों नहीं दे रहे? सेकंड पॉइंट में इसके बारे में लिखा है बिकॉज ऑफ फ्रॉड। सर फ्रॉड क्या होती है? बोलो मेरे साथ, सोची समझी चाल। सोची समझी चाल को कैसे बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। बोलो 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 बोलो। फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स विच आर डिजाइंड टू कंसील इट। उसको छुपाने के लिए कहता है पर्दे में रहने दो। तो छुपाने के लिए हमने ये स्कीम्स डिजाइन करी है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? सर फ्रॉड को पकड़ लो ना। मैंने कहा नहीं पकड़ सकते, बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स भी नहीं है। क्या पहले दोनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एंड थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। इसने कहा मैनर ऑफ डीटीसी। सर डीटीसी का क्या मतलब है? डिफिकल्टी, टाइमिंग एंड कॉस्ट। ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है ऑडिटर का टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर जहां पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये समय समय के साथ घटती जाती है, एंड हमको बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। एंड लास्ट में इसने बोला बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, यहां पे रिस्क है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम डिटेक्ट ना कर पाए, इवन दो हमारा ऑडिट हमने एसएस के हिसाब से किया। फिर हमने चार एरियाज की बात की थी जहां पे सबसे ज्यादा इनहेरेंट लिमिटेशंस का दबाव होता है: फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड इवेंट्स और कंडीशंस अफेक्टिंग एन एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फटाफट सारे पॉइंट्स एक बार रीड कर लो एंड देन लेट मी नो, वी विल मूव अहेड। क्या आपको यह टॉपिक क्लियर है? प्लीज टेल मी यस और नो। So this is nothing but a quick overview of what you have already studied in CA Intermediate. ये सारी बातें हमारे CA Inter में ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं।
अंडरस्टूड सर, चलो बहुत बढ़िया। सो आई होप यहां तक सारी बातें जो भी हमने डिस्कस करी एकदम चकाचक तरीके से क्लियर है। नाउ लेट्स कैच अप आफ्टर अ ब्रेक। सर ब्रेक कितनी देर का रहेगा? सो द ब्रेक विल बी ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट में आपने अपने माइंड को बस रिलैक्स करना है, ठीक है? जस्ट सिट विद योरसेल्फ, टेक फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, पी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड जस्ट रिलैक्स एंड रिफ्रेश योरसेल्फ। मोबाइल फोन मत देखना, ठीक है? लेट्स कैच अप आफ्टर द ब्रेक। 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं।